समझ सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं चौकीदार बन के बाहर बैठूंगा, पार्टी के बाहर तो रहूंगा, घर के बाहर तो रहूंगा, लेकिन घर का हिस्सा कहलाऊंगा जब मैं बाहर बैठ करके डंडा पकड़ के चौकीदारी करूंगा कि किसी गलत आदमी का प्रवेश पार्टी में होने नहीं। वो कौन सा मामला है कि प्रवेश ना हो पाए, उसको आप समझ सकते हो। अभी तक भी वो प्रवेश नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत समझ लें, ना होने दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मान्यवर साहब कांसीराम की खून पसीने की कमाई है। इसलिए सम्मानित साहब उसको हमने तय किया, पार्टी के बाहर रहे। 4 साल हम तो पार्टी के बाहर हो गए, और इसके बाद हम लोग आज की डेट में एक बात की चर्चा, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि भाई उस लड़के की जयप्रकाश की कोई गलती नहीं। वो बेचारा पार्टी के बाहर रहने के बाद भी, लोगों का विरोध झेलने के बाद भी बीएसपी का झंडा लेके चलने वाला अकेला व्यक्ति है। वरना जिसको बहन जी ने 1,000 करोड़ का मालिक बनाया, वो बहन जी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। क्यों साहब बताओ, गलत बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारे जीवन से ऐसा नहीं, लेकिन हमको तो सम्मानित साथियों इसकी स्टडी हमने पूरी कर ली। करने के बाद ये बंद कर दो। करने के बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, समस्या के अंदर ही समाधान का बीज निहित होता है। अगर हम ये नहीं हारते चुनाव, तो हो सकता दिक्कत हो सकती थी, अब नहीं होगी। मैं भी अपने दिमाग में बहुत बड़ा मानता हूं अपने आप को, लेकिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है, जो इस समय मिशन जो फंसा हुआ है, अगर इसको निकाल करके मंजिल की तरफ पहुंचा देगा, तो जयप्रकाश तब अपने दिमाग को योग्य मानना, वरना तो बहुत है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने स्टडी कर ली है। आपको अब अच्छा लगे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। इस देश में क्या हो रहा है, बहन जी के रहते हुए बहुत से लोग नेता बनना चाहते हैं। बहन जी के फॉलोअर को अपने पास से हटा करके, अपने पीछे लगा करके, लेकिन जानते हैं, मेरा आपसे निवेदन है सम्मानित साथियों, आपने सबका साथ दिया। जब बाबा साहब के बाद ये मूवमेंट फंसा, तो आपने खापड़े, ये तुम्हारा क्या नाम है, हमारे क्षेत्र का बीपी मोरिया और संप्रिय गौतम, नहीं साहब, रामदास अठावले पासवान, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आपने साथ ना दिया हो। लेकिन अगर आप टूट जाते, बेटे सुनो, लेकिन अगर आप टूट जाते और आप हताश हो जाते, तो आप कांसीराम की तलाश नहीं कर पाते। क्यों? अगर सोचते कि सभी खराब हैं, अब किसी को मौका नहीं देंगे, तो आप असली साहब बाबा साहब के सिपाही कांसीराम की तलाश हम लोग नहीं कर पाते। तो हमको निरंतर प्रयास करना होगा। सम्मानित साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मिशन फंसा है, परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, लेकिन एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। डेट डिसाइड हुई, सैनिक जो सेनापति था, उसके पास में खबर आई राजा की कि ये मामला है। उसने कहा कोई बात नहीं, युद्ध को डेट को आने दो और हम युद्ध करने की लड़ेंगे। 5,000 और कहा सैनिकों को क्रमवाइज भर के नदी के उस पार पहुंचा दिया, जिधर से 5,000 लोगों की सेना आनी थी आक्रमण करने के। और उसके बाद उस नाव को फ्री छोड़ दिया। नाव बहती जा रही थी, तो उस समय कुछ सेनाओं के सैनिकों ने कहा कि अरे ये क्या मामला हो गया, हमने सुना सामने से 5,000 लोगों की सेना आ रही है, 5,000 सैनिक आ रहे हैं, अब हम क्या करें? नाव तो तुमने छोड़ दी, नाव तो बहती चली गई, अब पीछे जाए तो तैरना नहीं आता, पीछे जाए तो मरे और आगे गए तो आगे से सेना आ रही। तो सेनापति ने कहा ये बात ठीक है, आगे जाओगे तब भी मरोगे, पीछे जाओगे तब भी मरोगे। लेकिन इन दोनों की मौत में एक अंतर है, पीछे जाके मरोगे तो तुम घायल कहलाओगे, और आगे जाके मरोगे तो तुम शहीद कहलाओगे। आगे जाके मरोगे तो रणभूमि में शहीद कहलाओगे। मेरे सम्मानित साथियों, मुझे मालूम है कि भाजपा के पास ताकत है, लेकिन
हम लोग उन लोगों को मानने वाले लोग हैं, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे जिन्ना साहब जिन्होंने जो बताई अभी कि अपनी जैसौर खुलना की सीट को खाली करके मुस्लिम लीग ने अपनी जैसौर खुलना की सीट को खाली करके बाबा साहब को वहां से चुन करके भेजने का काम किया। चाहे ऐसे कोई मामला हो, चाहे बुद्ध का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, बड़े बड़े अंगुली मार जैसे डाकुओं ने तलवार को छोड़ने का काम किया। किसके दम पे? विचार के दम पे। क्यों साहब? विचार के दम पे तो हुआ। तो हमारा विचार जायज है, हमारा विचार देश बचाने का विचार है। तो इसलिए जरूर वो दिन आएगा कि जब हम बेशक थोड़ी संख्या में हैं, लेकिन आप घबराए नहीं। हमको जानकारी जो मिल रही है, अब हमको दो फील्ड में काम करना पड़ेगा, एक आपका स्टाइल, एक हमारा स्टाइल। क्यों? आपका स्टाइल वो है जो 1585 का स्टाइल है, वही तो आप कह रहे हैं जी, वही तो कह रहे हैं आप जी सर। लेकिन एक आपको समझनी पड़ेगी, एनालिसिस कीजिए। 1585 के स्टाइल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ऐसा आपका मानना है। 3 बार सरकार बनी, ऐसा आपका मानना है, ऐसा नहीं? ऐसा है ना? 1585 का मूवमेंट चला करके आपकी 3 बार सरकार बनी, ये तो कंफर्म है भाई। चौथी बार में तो हुआ सब जनता है सब जन सुखाए जी, उसको भी इंसान काशीराम के हिसाब से मान ले तो 4 बार आपकी सरकार बनी बहुजन कॉन्सेप्ट के नाम पर। ऐसा आपका कहना मानना है, क्यों साहब सहमत है जी? लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। तो क्या था दौर? उस समय 35, 40, 45 हजार वोट प्राप्त करके आपके विधायक जीतते थे। 35,000 में विधायक। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 33,000 के 33, 35, 40, 45 हजार पर आपके 150 विधायक थे। और आज आपको एक विधायक जिताने के लिए 1 लाख से ऊपर वोट चाहिए जी। क्यों साहब जी? तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हमको काम डबल करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों साहब? इसी समय में करना पड़ेगा। यूथ का भी ध्यान किया भाई, नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करेंगे जी। उन्होंने नमक खिलाया गरीब लोगों को, हमारे को, और उन्होंने जाके प्रचार करा कि और सुनो भैया, नमक खाया है, नमक हरामी, चाहे उसमें कांच निकला चाहे कुछ भी निकला, अनाज हो, चावल हो, कुछ भी हो। कार्ड था, कौन सा कार्ड था जो 500, उसमें भी आए थे पैसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले लोगों को पेट से कमजोर किया, फिर पेट के लिए रोटी देके उससे वोट ले ली। यही तो हुआ। जब तक हम इन चीजों को काउंटर नहीं करेंगे, हमको लेंगे, बीमारी को ढूंढ देंगे और उसके बाद में हम इलाज शुरू कर देंगे। ऐसे ही हमको 2 दवाई शुरू करनी पड़ेंगी, एक तो अंग्रेजी, एक देसी। नहीं, अंग्रेजी से तुरंत आराम, 2-3 दिन में आराम नहीं, और जो देशी है उससे परमानेंट आराम। तो क्या है? रोड पे खूब कहो, मंच पे खूब कहो, बाहर जनसभा में खूब कहो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, लेकिन अंदर बंद कमरे में कैडर कैंप हमको शुरू करने पड़ेंगे। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, तब जाकर के तुम्हारा काम बनना पड़ेगा। साहब मैसेज बहुत गलत गया है समाज। सर एक मैं आपकी बात से देखिए समझने वाला है, हमारी बात है, आप देख लेना, क्योंकि हमें बहुत चीजें और भी देखनी है। अगर देखो गलती एक पक्ष में नहीं हुई है, गलती कई पक्ष में हुई है, दोनों ही पक्ष में हुई है। हम अगर केवल उनकी तरफ ही वो मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि दलित और ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाएगा, कहा था ना उन्होंने करके, कहते थे ना चिल्ला चिल्ला करके, प्रबुद्ध वर्ग दलित और ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मुस्लिम आउट, ओबीसी आउट, ये तो मतलब हुआ। मैं इन बातों को समझता हूँ, लेकिन साथियों, लेकिन बाबूजी, समस्या के इन चक्करों में पड़ने से हम चोट खा जाएंगे। हमको रास्ता आगे भविष्य का निकालना है। जो हमारी नेता ने कह दिया, देखो एक बात समझने वाली बात, जो नेता ने कह दिया अगर उस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे, ज्यादा लंबे समय तक लगाओगे,
तो आप के ऊपर से सभी समाज के लोगों के सभी बिरादरी के जो और लोग हैं उनसे तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा। अगर बहन जी की राजनीति पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो आगे आपकी बिरादरी के ऊपर कोई दूसरी बिरादरी विश्वास नहीं करेगी। ये भी भविष्य की सोचने की बात है। क्यों नहीं करेगी? कह रहा हम कैसे विश्वास कर रहे हैं इसमें, इन पे? इसका मतलब ये है कि जो बहन जी ने कह दिया क्या है, कितने दिन बहन जी, देखो मैं चाहता हूँ हजारों साल बहन जी जिए, देख कितने दिन जिए, हो सकता है 24 का चुनाव है, हो सकता है 27 का चुनाव है। तो हमें बहन जी के अच्छे वाले पार्ट को समाज के बीच में पहुंचाना, ये काम है। गलत वाले पार्ट को ये हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन समाज में ये नेगेटिविटी ना पहुंच जाए के एक अयोग्य नेता साबित हुई। बात समझ में आई? आखिर में जाकर के अपनी पूरी जिंदगी में काम करने के बाद आखिर में जाकर के बहन जी एक अयोग्य नेता साबित हुई। फिर कैडर कैंप में क्या करते हैं कि ओबीसी को कैसे नष्ट किया जाए, एससी को कैसे नष्ट किया जाए, है ऐसा या नहीं? तो हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो ये भी नहीं कहते कि ब्राह्मण को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, मिले भाई, लेकिन हमारा हिस्सा भी खत्म होना नहीं चाहिए। यही तो आपका दर्द है। नहीं, ऐसा दर्द हमारा ये भी है कि जैसे यहाँ पे उसके जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश आए, डिम्पल आई, हाँ। और तमाम से यहाँ लीडर आए, बीजेपी के यहाँ बहुत से लीडर आए, और एक बहन जी यहाँ क्यों नहीं आई? चलो ठीक, देखिए सब लोग बताइए बात। देखिए आपने बात बता दी है। मेरा मतलब यहाँ पे हम बहन जी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो आप बोल रहे हो, जो उनको सुधार करना चाहिए था, उसको हम में से आप में से कोई नहीं सुधार सकता है। कोई ऐसा अगर आप मानते हो तो, लेकिन हाँ उनके हिसाब से आप वहां से आप सबक सीखते हुए अपना रास्ता निकाल सकते हैं। उनकी उम्र कितनी हो गई आप बताइए? कितनी उम्र उनकी? 70 के आसपास। उनका ये भी बोल गया, आपको पता है? उनका ये भी बोल गया, पहले की चाल नहीं उनका ये घुटने चेंज रखे हैं, कटोरी जानते हैं, ये गला भी बोल गया, आंखें भी बोल गई हैं। और जो मोटा जो आप बता रहे हो ना, वो मिश्रा जी नहीं लिखते साहब। मैं किसी के समर्थन विरोध में नहीं हूँ, वो बहन जी के ही शब्द होते हैं, आपने देखा होगा। अब बहन जी 2-3 लाइन पढ़ने के बाद पेज चेंज कर देती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मोटा लिखती है, वो चश्मा पहन नहीं सकती है ना, बड़े कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि वो नंगी आंखों से छोटे वर्ड दिखाई नहीं दे रहे थे, तो चश्मा नहीं पहन पानी है। चश्मे की जरूरत है उनको, तो आंख भी तो खराब हुई होगी। मेहनत तो उन्होंने करी है बहन जी ने, क्यों जी? साइकिल पे दौड़ी है ना, भूखी प्यासी रही है। ये कटोरी किसकी वजह से खराब हुई? हमारी वजह से खराब हुई ना। तो देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया, जो उनसे हम ले सकते थे वो हमसे खूब मिले, लेकिन हम मात्र नेता के अंदर कमी निकाल करके हम कुछ भी समाधान नहीं। आगे की हमको फ्यूचर की तैयारी करनी है, आगे की लीडरशिप की तैयारी करनी है, बहन जी के बाद की तैयारी करनी है, वरना हम अयोग्य साबित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे साहब? आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर जब साहब कांशीराम मूवमेंट को लेकर के आए, उस समय तक इतने संसाधन नहीं थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे। ऐसी बात है ना, टूटी चप्पल पहनते थे, साइकिल पर चलते थे। जब उन्होंने रास्ता निकाल दिया, उस समय जब ये आरपीआई के माध्यम से मिशन खत्म हो रहा था, आया नहीं? बताओ, आया नहीं था। लेकिन क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने कभी आरपीआई की बुराई पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अपना काम करते रहो और मैं अपना काम करूंगा, समाज खुद तय करेगा who will lead this movement। यही सेम। क्यों साहब? हमको अपना समय जाया नहीं करवाना है। अगर औरों की तरह जयप्रकाश की बहन जी की बुराई करता हुआ घूमता तो आज तुम मुझको अपने पास यहाँ बिठाते नहीं। क्यों साहब? बताओ, घर बोलो बताओ। आप लोग बच्चे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम तो आप लोग तो बहुत से पदाधिकारी हो,
भाई पार्टी में तो होगा कम से कम, और मैं पार्टी के बाहर हूँ, लेकिन आपने क्यों बिठाया मुझे? रिस्क लेते हुए क्यों बिठाया? क्योंकि आप ये कह सकते हो, कोई आपसे बोलेगा तो आप कहो कि तुमको शर्म आनी चाहिए, वो लड़का पार्टी के बाहर रह के भी पार्टी का काम कर रहा है ऐसा नहीं, इसलिए तो आपने बिठाया। मेरे सम्मानित साथियों, हमको अपना समय क्रिटिसिज्म पे नहीं देना है, आलोचनाओं पे नहीं देना है, हमको जो अपना समय है वो आगे की रणनीति पे देना है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, बहन जी जो भी डिसीजन ने 24 का चुनाव करवा दिए पहले ने, हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है कि हो सकता है जल्दी मेरी वापसी हो सकती है, क्योंकि आवश्यकता ने मुझको पार्टी से बाहर निकलवाया था। आज वो बहन जी से सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर समाज में से गाड़ी में तेल डलवाना है तो जयप्रकाश की वापसी करवानी पड़ेगी, वरना गाड़ी में तेल पड़ना मुश्किल। आप कहते भैया समझ सकते हो, लेकिन सम्मानित साथियों मैं क्यों घूम रहा हूँ? आपका ये रोज खत्म हो जाए, बोल लो आप कुछ भी बोल लो, जिससे कि रोज खत्म हो जाएगा तो हमारे झगड़े नहीं होंगे। झगड़े हो जाएंगे तो अखबारों में जाएगी कि बीएसपी के यहाँ पे कार्यकर्ताओं में ऐसा लड़ाई हुई, वहां लड़ाई हुई, तो ये बदनाम हो जाएगा। क्यों साहब? अरे आपस में लड़ाई देख लेंगे, सबका एक सीमित समय। तो सम्मानित साथियों, इसलिए हम लोग आपके बीच में आए, हमने आपके विचार लिए, मैंने ब्रेन में स्टोर कर लिए है। अब हम जाएंगे एक कैडर तैयार करेंगे जिसमें बच्चे तक ये फोन के माध्यम से पहुंचेगा। एक कैडर मैं देने वाला हूँ, दिल्ली जाके दूंगा। 50-50, 7-7 लाख व्यू आते हैं हमारे कैडर पे, लोग हमको बच्चे फॉलो करते हैं, सभी लोग देखते भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें हम जो है कैडर देंगे कि आपको जाके क्या समझाना है लोगों के बीच में कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि लोगों ने मकान के जगह लखनऊ से पढ़ा था, लोगों ने जो है कहा था मैं मकान 2.5 लाख के चक्कर में भी बोल गया है जो मकान जो बनाए हैं। क्यों साहब? कि भाई मेरे पास तो था नहीं पहले, जिसने बना दिया मोदी ने, मेरे पड़ोसी का ही बन जाएगा उसने भी वोट दिया है। ऐसा हुआ है तो हम उनको समझाएंगे कैडर कैंप के माध्यम से। लड़कों के पास कुछ माल मसाला होगा तभी तो समझाएगा, वरना झगड़ा बन जाएगा। भाई तुम पासी को तुम्हें समझाना है, किसको समझाना है, तुम्हारे पास मसाला होगा तभी तो हम उनको बताएंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से छोटा सा कि जो तुम्हारे पास अनाज आया है 3 साल पुराना, वो तुम्हारे बच्चे के एजुकेशन से, रोजगार से निकाला गया पैसे का अनाज है। समझे? जो तुम क्यों साहब समझेंगे ना, बताना पड़ेगा ना, हमको मैटर देना पड़ेगा ना। मैं तो अभी तो मैंने बरबली की बात कही है ना, फिर कहना पड़ेगा हमको। अच्छा फिर बताओ क्या कहोगे आप? बताओ जी आप फिलहाल क्या कहोगे आप बताओ क्या समझाओगे? अनाज के नाम पे वोट गया, आप उससे क्या बताएंगे? बताओ अगर ऐसे ही समझेगा तो बताओ कैसे समझेगा? ऐसे नहीं आप समझना है। बताइए आप। ऐसे जो आप बताए यही सही। नहीं आप बताओ क्या बोलेंगे फिर आप? यही तो बताएंगे सर ना कि भाई लोग जैसे कुछ अभी गाँव में जाते हैं हम लोग, जब तो कहते भैया हमको मोदी सरकार ने अनाज दे दिया, उसने कहा कि सिलेंडर दे दिया, तो लाया कहाँ से वो? ये तो जानकारी हम दे ही नहीं पा रहे हमको। तो हमको नहीं जानकारी तो हम देते हैं क्या? मैंने क्या बोला है जी? वही आप नहीं बोल रहे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने एजुकेशन की बात, रोजगार की बात क्यों करी? उनको बताया जाएगा कि तुमको टोटली 100% अनपढ़ बनाने की प्लानिंग है, तुम्हारे ऊपर से रोजगार से छीनने की प्लानिंग है। जब तुमको अनपढ़ बना दिया जाएगा तो पहले मानसून गुलाम बनाया जाएगा, उसके बाद सैनिक बनाया जाएगा, और जिस व्यक्ति से एजुकेशन छीन ली जाएगी उसको जानवर के समान होता है। बातें तो आपको बतानी पड़ेगी ना, और भी अच्छी चीजें निकालेंगे हम आपके जैसे लोगों से निकालेंगे। इस प्रकार से एक कैडर तैयार